नमो तस्य भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्य। नमो बुद्धाय। साथियों, आज हमारे लिए मातम का दिन है। आज के दिन 2 जून 2021 में हमारी बेटी रूपम मौर्य, जो आप बैक साइड में देख रहे हैं फोटो, दुनिया में नहीं रही। मेडिकल कॉलेज मेरठ में कोरोना से इसका देहांत हो गया। 3 साल बीत गए, लेकिन रूपम बेटी आज भी हमें मिलती है, चाहे वो सपनों में हो, चाहे ख्यालों में हो, और चाहे दुनिया में तमाम बेटियों के चेहरे में उसका चेहरा दिखाई देता हो। मेरी बेटी रूपम मौर्य 22 साल 6 महीने 1 दिन 15 घंटे 50 मिनट इस दुनिया में रही, और इस बीच बचपन से लेकर युवावस्था तक उसके जो भी कारनामे थे, जो उपलब्धियां थी, हम समझते हैं आम लड़कियों के, आम बच्चियों के नहीं होते हैं। रूपम एक बहुमुखी प्रतिभा की धनी थी। उसकी आर्ट आप अगर देख लें तो ताजुब करेंगे। उसके द्वारा बनाए गए लैंडस्केप, उसके द्वारा बनाई गई पेंटिंग, स्केचिंग एकदम ओरिजिनल लगती थी। उसे एक्सीलेंट नंबर मिलते थे सन वैली इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल गाजियाबाद में। 99% अंक मिले थे उसे इंग्लिश में, और टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, जितने भी दिल्ली के बड़े अखबार हैं, सब ने फोटो के साथ उसका गुणगान किया था। एक दिन उसने हमसे कहा, पापा निफ्ट में अप्लाई कर दूं, निकली हुई है, एडमिशन के लिए नियुक्तियां होनी हैं। नियुक्तियां क्या, एडमिशन के लिए फॉर्म्स, आवेदन पत्र ऑनलाइन आए हुए हैं। 1500 रुपये लगेंगे, आप प्लीज़ हमें 1500 रुपये दे दीजिए। मैंने कहा ठीक है बेटा। हमने ये समझ के दे दिया कि पैसा मैं पानी में डाल रहा हूँ, क्योंकि कोई तैयारी नहीं थी निफ्ट की। उसने ना कोई किताब में लाया था, कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने दिया और अच्छे रैंकिंग में आ गई। एडमिशन हुआ, कांगड़ा में उसे एडमिशन दिलाया गया। कांगड़ा में इसलिए कि पहाड़ी एरिया है, बर्फीला एरिया है, और उसे थोड़ा स्किन की प्रॉब्लम थी। मैंने सोचा 4 साल रहेगी कांगड़ा के वादियों में, तो हो सकता है कि स्किन में कुछ सुधार आए। इस तरह से मेरी बेटी ने करियर की शुरुआत किया, पढ़ाई की शुरुआत किया, और अच्छे अंक आए। बेटी हमारी निफ्ट के डायरेक्टर, वहाँ के छात्र छात्राओं, सहपाठियों सहपाठिनों के बीच बहुत ही लोकप्रिय थी। उसकी डिग्री जब 25 मार्च 2022 को उसकी डिग्री लेने मैं गया था, तो उसके टीचर्स से, उसके साथ पढ़ने वाले लड़के लड़कियों से, डायरेक्टर से हमारी बातचीत हुई, और तादाद में स्थापित हुआ। एक दूसरे को समझे, उन्होंने हमें समझा, मैंने उन्हें समझा। और रूपम के बारे में जिस तरह से स्टेज पर से, जहाँ पर कि डिग्री का बंटवारा किया जा रहा था, वहाँ से घोषणा की गई, तो सैकड़ों छात्र छात्राओं के आंखें नम हो गए, उनके पेरेंट्स के आंखें नम हो गए, क्योंकि कोरोना में सिर्फ रूपम की ही नहीं बल्कि एक अध्यापक की भी मौत हुई थी। तो ये डिग्री मुझे मिली थी रूपम की, और उसके सर्टिफिकेट मिले थे। रूपम एक
ऐसी लड़की थी, ऐसी बेटी थी जो न सिर्फ आर्ट में, पढ़ाई में, बल्कि सामान्य आचार्य व्यवहार में भी उसका कोई सानी नहीं था। 2016 में जब उसने 12वीं पास किया तो एक दिन हमसे कहा कि पापा, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया, आप हमारे मम्मी भी हो, पापा भी हो। हमारा डाइवोर्स हो गया था 2006 में, और उसके बाद मैं बेटी को अपने ढंग से पाला पोसा और एक माँ का भी भूमिका अदा किया और बाप का भी। तो रूपम ने कहा कि आप हमारे माँ भी हो, आप हमारे बाप भी हो, आप हमारे गार्जियन भी हो, और आपने हमारे लिए जितना कुछ किया, अब हमारा नंबर है कि मैं आपके लिए कुछ करूं। तो 2018 में उसने एक डायरी लिखी, हमारे बर्थडे पर हमें गिफ्ट दी, और उसमें उसने अपने मन की बातें लिखी। और जो बातें लिखी, हमें लगता है कि जैसे उसको अपनी मौत की आहट थी। मेरे लफ्ज़ों में वह दम नहीं जो मैं अपने पापा की तारीफ़ कर सकूं। वह ज़िंदगी भर मरते आए हैं मुझे पालने के लिए। मुझ में वह दम नहीं कि मैं एक बार उनके लिए मर सकूं। पापा, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बार बार दिन यह आए, बार बार यह दिल गाए, पापा जियो हजारों साल, यह है मेरी आरजू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अजीज भी हैं वह, नसीब भी हैं वह, दुनिया की भीड़ में करीब भी हैं वह, उनकी दुआओं से ही चलती है ज़िंदगी, क्योंकि खुदा भी हैं वो और तकदीर भी है। उंगली पकड़ करके चलना सिखाया मुझे, अपनी नींद देकर चैन से सुलाया मुझे, अपने आंसू छुपा के हंसाया मुझे। कोई दुख न देना ऐ खुदा उनको, ले लेना जान जो कभी रुलाया उनको। ये डायरी में कुछ फ़ोटो उसके बचपन की हैं हमारे साथ में। मैंने आपको पहली बार 11 नवंबर 1998 में देखा था। 11 नवंबर को पैदा हुई थी 1998 में। मैं थी तो बहुत छोटी, याद भी नहीं है हमें कुछ, पर आपने जो कुछ बताया है हमारे जीवन से संबंधित छोटी छोटी बातें, वह हमें सब कुछ याद है। मैंने पहली बार पा 1999 में जुलाई के महीने में बोला था, यह भी आपने बताया। भले ही मैं पापा ठीक से नहीं बोल पा रही थी, लेकिन मैं आपको पहचानती थी, और जब आप कहीं बाहर जाने को होते थे, शर्ट पहनने लगते थे, तो मैं कंधा उकचा करके यह कहती थी कि पापा हमें भी ले चलो साथ में। आप जब भी अपनी शर्ट पहनने लगते थे, मुझे पता चल जाता था कि आप बाहर जा रहे हो। अच्छे से बोल नहीं पाती थी तो इशारे में ही आपको समझा देती थी और आप समझ जाते थे। फिर आप बाइक से 1-2 चक्कर लगा करके हमें घर छोड़ देते थे, चिप्स आइसक्रीम वगैरह दिला करके। पापा, आप कभी बचपन में, जब मैं छोटी थी, करीब 3-4 साल की थी, 866 हमारा पहला मकान था जो मैंने ख़रीदा था वैशाली गाज़ियाबाद में। आप जब बाहर जाते थे तो मैं गेट पर आपका इंतज़ार करती थी। इस तरह से बहुत सी बातें लिखी है उसने। आपने मेरा बर्थडे बहुत धूमधाम से हर बार मनाया, लेकिन मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाई। पापा, मैंने पासपोर्ट बना लिया है और मुझे इंडिया में नौकरी नहीं करनी है, हमें बाहर जाना है, और आपका भी मैं पासपोर्ट बनाने के लिए कह रही हूँ कि आप भी बनवा लीजिए और आपको भी हम बाहर ले चलेंगे। बचपन से ही घर का खाना बनाने से लेकर कपड़े धोने से सब्जी लाने तक, काम पे जाने से पैसों को मैनेज करने से लेकर के हर चीज़ तक आपने जिस ढंग से मेरी परवरिश की, घर का काम किया, घर को चलाया, वह हमारे लिए ताजुब है। और
इस पितृ ऋण को, बाप के कर्ज को हम कैसे चुका सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। मैं यही चाहूँगी कि जो खुशियाँ आपने मुझे दी है, बचपन से भगवान आपको भी वह खुशियाँ वापस करे आपको। आप हमेशा खुश रहो, चाहे कितना भी बुरी मुसीबत क्यों न हो। मैं यही चाहूँगी कि आपका स्वास्थ्य हमेशा सही रहे और आप अपनी बीमारी से लड़िए, बीमारी को हराइए और आप जीतिए। मुझे डायबिटीज़ है और हाई लेवल वाला डायबिटीज़ है। 34 यूनिट डेली इंसुलिन लगता है। चलो, मैंने बहुत कुछ लिख दिया पापा, अब आप लिखिएगा इस डायरी में जब हम नहीं रहेंगे। तो उसने एक तरह से पहले ही हमें जता दिया था कि वो दुनिया में ज़्यादा दिनों तक नहीं रहने वाली है, और हमारे प्रति आभार व्यक्त करना और एक जो बच्चे का बाप के प्रति कर्तव्य होता है, उसकी समझ इस डायरी से हमें मिलती है। हमारी बेटी जाने के बाद आज भी हमारे दिल दिमाग में है, हमारे खून में है, हमारे जेहन में है, नस नस में है और हमेशा रहेगी मरते दम तक। बेटी से हम तादाद में स्थापित किए हुए हैं आज भी, और जब थी उस समय भी। तो हमारे लिए बेटी मरी नहीं है, बल्कि हमारे सीने में जिंदा है। सिर्फ हमारे ही नहीं, पड़ोसी हमारे एमए निर्मल हैं, साउथ के हैं, फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं। हमारी बेटी उनके सपने में एक दिन आती है और कहती है, अंकल, निर्मल अंकल, हमारे पापा कैसे हैं, उनके इलाज की व्यवस्था कीजिएगा, हमारे पापा को कोई कष्ट न होने पाए, आप देखिएगा, मैनेज कीजिएगा। जैसे सवेरा होता है, निर्मल का फ़ोन आता है और बोले कि आज तो रूपम में मिली थी और वह हमें हिदायत दे रही थी कि हमें क्या करना है आपके लिए। हमें बड़ा ताज्जुब हुआ। हमें लगता है कि जैसे हमारी बेटी को गए हुए 3 साल हो गए, लेकिन वो हमारे आसपास हमेशा रहती है और हमारी हर गतिविधियों पर नज़र रखती है। निर्मल जो हमारे दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, अगर उनको फ़ोन करके बोलती है तो हमें भी कई बार फ़ोन करती है और कहती है, पापा हम कांगड़ा से बोल रहे हैं और अपना ख्याल रखिएगा और हमें इतने पैसे चाहिए, आप भेज दीजिए, पीएनबी में आप डाल दीजिए, हम यहाँ एटीएम से निकाल लेंगे। वही जो 2016 से 20 तक मैं यहाँ पैसे डालता था, वहाँ वो निकालती थी और अपना काम करती थी, पढ़ाई करती थी। इस तरह से फ़ोन अभी भी आते हैं। अब इसे एक ऐसी घटना कहा जा सकता है कि जैसे हमारी यादों में बसी है और वो यादों से निकल नहीं रही है, तो वही एक निराकार या साकार रूप में सोते समय, जागते समय दिल दिमाग में बनी रहती है। लेकिन हमारी बेटी और हमारे बीच जो संबंध था, शायद वो संबंध हमारी बेटी और हमारे परिवार का मतलब कि हमारे भाई बंधु और अन्य परिजन जिस रूप में हमारे साथ व्यवहार किए, वह भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि जिस परिवार को मैं अपना परिवार मानता हूं और जिस परिवार के लिए मैंने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। हमारा एक छोटा भाई था अमरचंद, उसको टीबी की बीमारी और एक भयंकर बीमारी और हो गई थी। उस समय 2002 की बात है। मैं पीआर एजेंसी चलाता था, पीआर करता था, पत्रकारिता करता था, अखबारों में कॉलम लिखता था और हमारी इनकम ठीक ठाक हो जाती थी, लगभग 1.5 लाख रुपए महीने में आते थे। उसकी बीमारी के लिए हमने पूरी ताकत लगा दी। उसी पीरियड में मैंने 2 मकान खरीदे थे, एक जिसमें अभी हूँ और एक और था, LIG था। अगर उसकी बीमारी नहीं होती तो मैं एक मकान और ख़रीद लेता। हमें कार का या लग्जरियस लाइफ का कभी भी
इसके प्रति मोह नहीं था कि हम कार से चले और विलासितापूर्वक ज़िंदगी जिए। हमने कभी नहीं सोचा था इसके बारे में, न सोचेंगे। उस भाई के लिए लगभग 6 लाख रुपए हमने लगाए। यह मैंने तब महसूस किया जब बैंक अकाउंट को देखा और जितना उसको मैं चेक काट करके पैसे दिया करता था इलाज के लिए, रहने के लिए, दवा के लिए, खाने के लिए। तो रूपम कम्युनिकेशन नाम की हमारी PR कंपनी थी और उस कंपनी का करंट अकाउंट था। मैंने करंट अकाउंट से जब स्टेटमेंट निकाला तो लगभग 6 लाख रुपए का चेक मैंने काटा था और कैश कितना दिया था इसका कोई हिसाब नहीं। इसी तरह से बड़े भाई की बच्चों को मैंने पढ़ाया। बड़े भाई विकलांग हाथ से, भाभी विकलांग हाथ से। इन दोनों की शादी भी मैंने ही कराई थी और इनकी शादी का भी एक छोटा सा इतिहास है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो मंत्री रह चुके हैं और आज देश के एक बड़े कद्दावर नेता हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे बहनोई के छोटे भाई हैं। उन्होंने हमसे कहा कि रामचंद्र अपने भाई की शादी करोगे? हमने कहा करना तो चाहते हैं लेकिन कोई लड़की नहीं मिल रही है। वो थे हमसे बड़े भाई लेकिन मैं था छोटा भाई, लेकिन जो बड़े भाई को करना चाहिए वो सब छोटे भाई ने किया। तो उन्होंने कहा, स्वामी प्रसाद ने, कि कुंडा में बुलाकीपुर गांव है और वहाँ पर ब्रिजलाल मौर्य हैं, उनकी बेटी है और उनकी बेटी का भी हाथ बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपके भाई का हाथ है। हमने उनसे बात कर लिया है और तुम 1-2 दिन में ही वहाँ जाओ और रिश्ता तय कर दो और इनकी शादी करो और दोनों लोग साथ रहें। तुम्हें भी भाभी मिल जाएगी, परिवार में पहली कोई बहू आएगी। और वैसा ही हुआ। हमारे प्रयासों से मैं 1 बार गया, 2 बार गया, फिर वो लोग आए, देखे, शादी हुई, सब कुछ हुआ। उसके 5 साल बाद लड़की पैदा होती है और मैंने लड़की को भी वही प्यार दिया जो कि रूपम को प्यार दिया, अपनी बेटी को, बायोलॉजिकल डॉटर को। 12वीं से मैंने उसको यहाँ पर रखा गाजियाबाद में, वैशाली में, और पढ़ाई लिखाई कराया, BCA कराया, MCA कराया। छोटी मोटी कंपनी वसुंधरा में चांदनी इन्फोटेक करके कंपनी थी, वहाँ पर पहली नौकरी लगवाया और डेली उसको लेकर के जाता था छोड़ने वहाँ और वहाँ से लाने। उसके बाद उसकी शादी किया। लाखों रुपए, 3.5 लाख रुपए का चेक काट करके मैंने दिया था छोटे भाई के अकाउंट में, अभी भी है। कैश कितना दिया था उसका कोई हिसाब नहीं है। उसकी पढ़ाई पर कितना खर्च हुआ, उसको उसकी बीमारियों पर, TB की बीमारी हुई थी और डेंगू हुआ था, इन सब पर कितना खर्च किया कोई हिसाब नहीं इसका। हमने कभी सोचा ही नहीं। मैंने अपना बच्चा समझ करके, अपनी बेटी समझ करके पढ़ाया उसे और उसकी शादी भी किया, उसमें भी 3.5 लाख रुपए दिया मैंने। तो इस तरह से सब कुछ किया मैंने अपने परिवार के लिए। और वही लड़की जब ब्याह करके जाती है, और एक छोटी सी स्टोरी और है। जब मैं पढ़ाई करता था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो अपने से ही संसाधन, आर्थिक संसाधन मुहैया करता था। हमें घर से कोई सपोर्ट नहीं था, घर में गरीबी थी, वो लोग कर भी नहीं सकते थे और उनका मन भी नहीं था करने के लिए। तो मैंने केला बेचते हुए ये काम, पढ़ाई का काम शुरू किया था। स्कॉलरशिप मिली हुई थी, उसी से मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और केला बेच करके अपना पढ़ाई का काम करता था। उसी दुकान पर हमें ऐसे ऐसे लोग मिले जो कि हमारी ज़िंदगी को बदल दिए। एक जो नायब तहसीलदार थे बंश गोपाल मौर्य, वो मिले। उन्होंने हमारे जेब में आइडेंटिटी कार्ड देखा पीले रंग का, तो परिचय किए। उसके बाद कहा कि आप हमारे घर आइए। मैं उनके घर गया तो उन्होंने कहा आप हमारी बहन को पढ़ाइए। मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया और हाई स्कूल पढ़ाया। 80 से 1980 में जब मैं संघर्ष करना शुरू किया था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले करके, तो 80 से 83-84 तक हाई स्कूल इंटर मैंने दोनों पास कराया उसको और अच्छे नंबर से पास हुई थी। पढ़ाई कभी क्लास उसने किया ही नहीं था, जो पढ़ाई हुई थी घर पर ही हुई थी। तो उस परिवार से हमारे अच्छे संबंध रहे हैं और उसी हमारी शिष्या के बेटे से हमारी भतीजी की शादी हुई, मैंने ही कराया।
उन लोगों का ऑफर आया और मैंने मान लिया और शादी कराई। लेकिन शादी के बाद जिस तरह से घटनाक्रम बदला वह भी चौंकाने वाला है। शादी के बाद क्या, शादी के 3-4 दिन पहले हमें पता चला कि वह परिवार बहुत बड़ा पियक्कड़ है, शराबी है, मवाली है। हमने छोटे भाई से बात किया, अमरचंद ऐसी ऐसी बातें सुनने में आ रही है और बहुत समय से मैं कटा हूँ। और जब से नायब तहसीलदार वंश गोपाल मौर्य से हमारी मुलाकात हुई थी तो उस परिवार में कोई शराबी हमें मांस खाने वाला नहीं दिखा था। मैं वैसा ही समझता था, लेकिन फंस गया हूँ। तो अमरचंद ने कहा अब जो कुछ हो गया है, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, सब कुछ हो चुका है। असल में हमारी शिष्या ने बहुत देर से बताया, जब शादी की डेट नज़दीक आ गई तब बताया कि हमें तो ये प्रताड़ित करते हैं, रोज़ पीते हैं, रोज़ मारते हैं, इस तरह की बातें उसने बताई हमें। फिर भी शादी कर दी गई, लेकिन फंस गया मैं दलदल में और फंसता ही गया। उसके बाद उसका लड़का जिससे शादी की गई आता था यहाँ, टकला था और पढ़ाई लिखाई क्या किया था हमें क्या पता, लेकिन जब शराबी का बेटा है तो शराबी ही होगा। एक दिन उसने शराब पी करके हमें ऐसी भद्दी भद्दी गालियां दी जिससे मैं स्तब्ध रह गया। मैं सोच ही नहीं पा रहा था कि हमारी लाइफ में ये क्या हो रहा है। फिर मैंने उसको कहा कि माफ़ी मांगिए, लेकिन माफ़ी नहीं मांगा। इसी को ले करके हमारे परिवार से, जिस भाई के लिए मैंने सब कुछ किया, बड़े भाई के लिए, विकलांग परिवार के लिए, उसने हमें नाता हमसे तोड़ लिया कि पवन को ऐसा क्यों कह रहे हैं। उसने गालियां दिया तो गालियां बर्दाश्त कर लीजिए। हमने कहा ना, मैं गाली नहीं बर्दाश्त करूंगा, ये हमारी शिष्या, तथा कथित शिष्या का बेटा है। ऐसी शिष्या जिसने कि हमारे ज़िंदगी में आग लगा दी है। हमें पहले सूचना दी होती कि उसका हस्बैंड बहुत बड़ा शराबी है तो हम शादी करते ही नहीं उस परिवार में। मवालियों को अपनी बेटी हम नहीं सौंप सकते, लेकिन उसने धोखा किया और बहुत बड़ा धोखा किया। बाद में दहेज की भी मांग शुरू कर दिया। जब इंसान गिरता है तो वो गिरता ही जाता है, और ऐसा ही हुआ उस बैंकर ओम प्रकाश मौर्य के परिवार ने कुछ ऐसा ही किया मेरे साथ। और उस लड़की को, जो हमारी भतीजी थी, जिसको मैं बचपन से पाला पढ़ाया, MCA कराया, इंटर्नशिप कराया, तो PG में रहती थी दिल्ली के पीतमपुरा इलाके में, बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप कर रही थी। मैंने कभी नहीं देखा कि कितने पैसे खर्च हो रहे हैं। हम समझते हैं कि कम से कम 10 लाख रुपए उस पर हमने खर्च किए होंगे, लेकिन आज वही लड़की हमारी दुश्मन बन गई है और हमारे खिलाफ सोशल मीडिया पर, हमारे दोस्तों के बीच, रिश्तेदारों के बीच जिस तरह से माहौल तैयार किया, दुर्भाग्यपूर्ण है। तो आज हम परिवार से पूरी तरह से कट गए हैं, इसलिए कि हम परिवार के सबसे बड़े हिमायती थे, इसलिए कि मैं परिवार को अपना मानता था और सभी भाइयों के लिए कुछ न कुछ किया। लेकिन आज भी हमारे छोटे भाई हरिश्चंद्र हैं, उनका फ़ोन आया था, मौसा जी आए हुए थे तो फ़ोन आया, हमारे लिए क्या किया आपने। मैंने बता दिया क्या किया। छोटा भाई है दीपचंद, उसका फ़ोन आया, हमारे लिए क्या किया, बता दिया उसको मैंने। उसके बाद कहता है कि आप हमारे लिए मर गए हो, हम आपके लिए मर गए हैं। हमने कहा चलो ठीक है, फिर आज से कोई संपर्क नहीं रखना। इस तरह से हमारे परिवार में जो गंदगी मचा रखी है विकलांग परिवार की लड़कियों ने, विकलांग परिवार ने, बड़े भाई को हम दोषी नहीं कहेंगे। अगर कोई दोषी है तो सबसे बड़े दोषी तो वो लड़की है जिसको मैंने पढ़ाया था, जिसकी मैंने शादी किया था, जिसकी नौकरी के लिए पता नहीं क्या क्या मैंने किया था, जिसके ऊपर लाखों रुपए खर्च किए थे। सबसे बड़ी दुश्मन वही है और सबको भड़काने वाली वही है। हमारी बेटी जब मरती है तो उस परिवार से फ़ोन आता है कि अच्छा हुआ तोर बिटिया मर गई। अवधी भाषा में, पढ़ी लिखी तो है नहीं, गंवार हैं सबके सब। इसी भाषा में हमें उत्तर मिला। और हमारे परिवार में जो हमारे बड़े भाई रामाश्रय मौर्य हैं,
बुद्धिस्ट हैं, विपश्यना करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन परिवार को मैनेज करने और अगर कोई गलत कर रहा है तो उस गलती को उसे एहसास कराने, उसे दंडित करने का काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए उनसे भी हमारी शिकायत है और उसी शिकायत की वजह से मैं कटा हुआ हूँ। उनसे भी सबसे नज़दीक अगर कोई थे तो वही थे हमारे परिवार में, और अगर कहा जाए तो उनके बारे भी मैंने जो कुछ किया, जो भूमिका निभाया, कोई छोटा भाई नहीं निभाया होगा। उनकी नौकरी का इंतजाम मैंने किया। 1982 की बात है, देश राज कुआं कुंडा के पास पड़ता है प्रतापगढ़ में, इनारा, देश राज इनारा, वहाँ पर एक जनसभा थी। RY कुशवाहा, स्वामी प्रसाद मौर्य, मुनीश्वर दत्त, मुनीश्वर प्रसाद मौर्य, तमाम से ऐसे समाज के कर्णधार लोग गए थे, मैं भी गया था। और उसी समय हमारे पिताजी का इंतकाल हुआ था, मैं अपना सिर गंजा कराया हुआ था। तो भाषण देते हुए मैंने अपने मन की व्यथा व्यक्त किया था समाज के लिए, जो हमारी धड़कन है उस धड़कन को। और मैंने यह भी कहा कि हमारे तो जो बायोलॉजिकल पिता थे वो एक ही पिता थे और वो चले गए हमें अकेला छोड़ करके, लेकिन उनके जैसे हमारे तमाम औपचारिक अनौपचारिक पिता हैं, वो चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हों, वो चाहे RY कुशवाहा हों, वो चाहे मुनीश्वर प्रसाद हों। इन लोगों को संबोधित करते हुए मैंने सभा को संबोधित किया था। स्वामी प्रसाद मौर्य और RY कुशवाहा इतना खुश हुए हमारे भाषण से कि RY कुशवाहा ने कहा कि रामचंद्र तुम मिलिए हमसे हमारे घर पर। और मैं मिला तो उन्होंने कहा कि कोई 1 या 2 नौकरी तुम मांगो, हम दे देंगे। मैंने कहा कि हमारे चचेरे भाई राम आश्रय को आप नौकरी दे दीजिए। उन्होंने दे दिया और वही राम आश्रय ने हमें बहुत मदद किया, इस बात को हम इनकार नहीं करते। हमारे उनके जो संबंध रहे, मैंने उन्हें मदद किया, उन्होंने हमें मदद किया। आर्थिक मदद भी, हमारी पढ़ाई ग्रेजुएशन से लेकर के कंपटीशन देने तक बहुत जगह किया। और रूपम की पढ़ाई के समय जो फीस दी जाती थी तो बैंक देता था, बैंक से लोन लेकर पढ़ाया था मैंने, उसमें हमें कुछ परसेंटेज देना पड़ता था, तो उसमें भी उनका योगदान मानेंगे हम और उसे एक दिन वापस कर देंगे। तो इस तरह से हमारे परिवार में रूपम के पैदा होने के बाद और उसके जाने के बाद जो स्थितियां पैदा हुई हैं, हमें लगता है कि रूपम इन सब चीज़ को देख रही है और उसने खुद अपनी आंखों से देखा था कि हमारी किस तरह से तौहीनी की जाती है, किस तरह से बेइज्जती की जाती है और किस तरह से बेलछे और फावड़ा उठा करके हमारा भतीजा जब हमें मारने के लिए दौड़ता है, उसको भी उसने देखा और रोया था और कही पापा आज से मैं बेली अपने ताऊ के घर हम कभी नहीं जाएंगे, हम प्रतिज्ञा करते हैं। हमने कहा बेटा छोड़िए जो कुछ हुआ। जो भाई हमारा बीमार था, जिसकी मैंने दवा कराया था, उसका देहांत हो गया था 2017 में। उसकी प्रॉपर्टी को लेकर के कुछ ऐसे डिस्प्यूट सामने आए, उसी में हमारा भतीजा हमें मारने के लिए दौड़ा था बेलछी से, सबके सामने खुलेआम। जिस विकलांग परिवार के लिए मैंने सब कुछ किया, बच्चों को, उसको भी मैंने पढ़ाया था। एसेट इंस्टीट्यूट में 1.5 साल का डिप्लोमा दिलाया था कंप्यूटर हार्डवेयर का, और वही हमें मारने दौड़ा था। तो जिस तरह से हमारे परिवार में गंध मचा रखी है, गंदी नाली के कीड़े कहे जाएंगे ये सब के सब। और अगर हमारी बेटी के प्रति जिस तरह से इन लोगों ने अभिव्यक्ति की है कि अच्छा हुआ तो और बिटिया मर गई, तब से तो बिल्कुल मोह भंग हो गया है और अब कभी भी इनके प्रति संवेदना, इनके प्रति सहायता का भाव उत्पन्न होने का सवाल ही नहीं उठता है। हमारी बेटी रूपम मौर्य आज होती तो हमारे दिन कुछ और होते। कम से कम मैं मानसिक तौर पर बहुत आगे बढ़ गया होता। YouTube चैनल हमारा जो चल रहा उसी ने बनाया था, और जब किसान आंदोलन के समय मैंने रिपोर्टिंग किया था तो उसको गौर से देखती थी और सराहना करती थी, पापा आप जिस तरह से काम कर रहे हो एक दिन बहुत आगे बढ़ोगे।
मैंने कहा ठीक है बेटा, देखा जाएगा क्या होगा, भविष्य में क्या होता है। और फिर जो सोचा गया कुछ हुआ भी नहीं। कोरोना का ऐसा झोंका आया कि हमारी बेटी ही नहीं बल्कि लाखों बेटियां, लाखों बेटे चले गए। हम एक बेटी का गम नहीं भुला पा रहे हैं और लाखों लोग कैसे भुला पा रहे हों, सबको मैं अपने जैसा ही समझता हूँ। इस दुनिया में जीने के लिए कुछ सिद्धांत होना चाहिए, दर्शन होना चाहिए। मैं तथागत बुद्ध के दर्शन को मानता हूँ। तथागत बुद्ध का दर्शन, शून्यवाद से मैं बहुत प्रभावित हूँ। शून्यवाद का मतलब संक्षेप में समझ लीजिए, वैसे तो किताब लिखी जा सकती है इसके ऊपर। शून्यवाद का मतलब शून्य से इंसान पैदा होता है और शून्य में समा जाता है। जीवन और मृत्यु का, प्रकृति का, ब्रह्मांड का सारा रहस्य शून्य में छिपा हुआ है। और जिसे इसका ज्ञान हो गया उसे न तो पैदा होने की खुशी होगी और न मरने का गम होगा। इसी शून्यवाद के दर्शन से हम जिंदा हैं, वरना बेटी के गम में हम उसी समय हमारा भी निर्वाण हो गया होता, हम भी चले गए होते जिस समय हमारी बेटी गई थी। लेकिन बुद्ध के सिद्धांतों ने, बुद्ध की करुणा और बुद्ध के उपदेशों ने, उनके दर्शन ने हमें जीवित रखा है। और आज हम अपना एक YouTube प्लेटफार्म बना करके जिस तरह से राजनीतिक गतिविधियों पर नज़र रखते हैं, आलोचना भी करते हैं, सराहना भी करते हैं और अपने मन की बात कहते हैं, अपनी व्यथा व्यक्त करते हैं, इससे हमें बड़ा संतोष है। और अगर हमारी बेटी होती तो शायद उसे भी संतोष होता। रूपम बेटा को एक बार फिर हार्दिक श्रद्धांजलि।